हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो अपना जो करियर जो है किसी मेडिकल में या इंजीनियरिंग में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहा है। हम लोग एक फाउंडेशन बैच तैयार कर रहे हैं जो कक्षा 10 से 11-12 का सिलेबस का होता है, और उसमें जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपको बताते चलते हैं। आपका स्टैंडर्ड इस तरह से बनाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कक्षा 10 से ही बनती रहे। ठीक है, तो ये एक फाउंडेशन क्लास होता है जिसमें आपके कोर्स भी क्लियर हो जाते हैं। 10 है, 11 है, 12 है, कोर्स क्लियर होने के साथ साथ आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहती है। तो जैसे आप जानते हैं कि चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई मेंस एडवांस हो, अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको साइंस पर विशेष ध्यान देना होता है। केवल साइंस ही एक सब्जेक्ट है जिससे उसको पूर्ण रूप से अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपका विज्ञान है, ठीक है। अब विज्ञान के यहाँ पर आपको बताया गया कि 3 शाखाएं होती हैं। ये विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। तो देखिए, इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इतने ही सब्जेक्ट से आपको नीट की परीक्षा में ये अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो बस इन्हीं सब्जेक्ट से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। किसमें? ये देखिए, एक है आपका जूलॉजी और एक है बॉटनी। बस इतनी ही सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट? तो आपका साइंस है, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी में 2 भाग है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी होती है। तो जूलॉजी, बॉटनी और सब मिला करके आपको कितने कितने अंक मिलने हैं, कितने कितने % इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, आधा तो इसका है बायोलॉजी का, 50% बायोलॉजी का, और 25% और 25% इसका है। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का परसेंटेज कितना है? 2 + 2 5 बराबर ये 50%। फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलकर के कितना आएगा आपका? 50%। और बायोलॉजी से अकेले आएगा आपका 50%। ये तो ये आपको जानना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन्हीं के ऊपर अपनी कमान कसनी है। और इसको बिल्कुल A to Z NCERT के लाइन टू लाइन पढ़ डालो। चाहे वो कक्षा 11 की हो, चाहे 10 की हो, 11-12 की, सभी कोर्सेज को मिला करके आपको एक नींव आपकी मजबूत हो जाएगी। और आप किसी भी कंपटीशन में, जो कॉम्पिटिटिव, जो इंडिया स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर जो आपके एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? तो आप ये समझ गए कि कितने कितने % है। केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 25%, जूलॉजी और बॉटनी 25%, यानी बायोलॉजी कितने % है? 50% है। तो बायोलॉजी को आपको खास कर देखना होगा, क्योंकि आप सभी को देखना है, लेकिन बायोलॉजी भाई 50% है, तो जूलॉजी, बॉटनी और सभी को देखना होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। आज ये पहला अध्याय है आपका, तो ये आपका आप रोज़ का रोज़ आपको ये मिलेगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं रसायन विज्ञान के पहले अध्याय से। कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय से, यहीं से शुरुआत होती है। तो फाउंडेशन बैच की शुरुआत अब यहीं से हो रही है। देखिए, अगर आपको आपके मंजिल, इमारत
मजबूत बनानी है तो उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए ये मत समझे कि अभी हम कक्षा 10 में है, 11 में है, 9 में है, अभी से ही अपनी पकड़ मजबूत रखो। अगर आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आगे मंजिल उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे 10 मंजिला हो चाहे 20 मंजिला। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको आगे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी और हर सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपको आगे कंपटीशन में पूछा जाएगा। तो जो चीज़ आपके सिलेबस में है उसको आप पढ़ते रहें, मन लगा कर पढ़ें, खूब ध्यान से पढ़ें। तो देखिए पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत इम्पॉर्टेंट पाठ है कि जान लीजिए कि रसायन की शुरुआत अब यहीं से होती है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे परिवर्तन। देखिए क्या होता है परिवर्तन, किसे कहते हैं? चेंजेस। परिवर्तन, ये देखिए परिवर्तन क्या है, चेंजेस क्या होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो किसी भी पदार्थ में समय के साथ साथ में जो अंतर उत्पन्न होता है, जो अंतर आता है, उसी को कहते हैं परिवर्तन। समझ में आई बात? किसी वस्तु में समय के साथ साथ जो अंतर उत्पन्न हो जाता है, प्रारंभिक में और अंतिम में जो अंतर हुआ, जैसे देखिए बच्चा जन्म लिया तो शिशु के रूप में था, धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक नौजवान हो गया, तो क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। देखिए मौसम, देखिए ठंडी है, ठंडी से गर्मी हो गई, गर्मी से फिर ठंडी, गर्मी बरसात, ये सब क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहला चीज़ यही जानना है आपको कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर जैसे परिवर्तन ना हो तो इस धरा पर कोई कार्य संभव नहीं है। जैसे दिन है तो दिन परिवर्तित होकर रात में हो जाता है और रात फिर दिन, दिन रात। अगर परिवर्तन ही ना हो तो दिन ही दिन रहे तो काम संभव है? नहीं संभव है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये आपको जानना है। तो परिवर्तन समझे किसे क्या कहते हैं? कि समय के साथ में जो वस्तु में अंतर उत्पन्न होता है, अंतर आता जाता है, उसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए जो परिवर्तन है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है भौतिक परिवर्तन, ये इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। अदर एंड रासायनिक परिवर्तन। अब आपने समझा कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब हम एक एक करके जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है कि वस्तु में केवल भौतिक अवस्था ही परिवर्तित होती है। पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था होती है, जैसे रंग है, रूप है, आकार है, ये ही परिवर्तित होता है और कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ आई बात? समझा कि ऐसे परिवर्तन जिनमें रंग, रूप, आकार या केवल भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? समझा नहीं समझा? तो कौन लिख दे कि ऐसे परिवर्तन जिसके रंग, रूप दिखाई दे रहा है, आकार आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब कौन कौन से हैं? जैसे क्या है? बर्फ का जमना, जल का जमना, दिखाई दे रहा नहीं? ये आपका है जल का जमना। अब जल का जमना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जल है
और जल को आपने फ्रिज में रख दिया तो जल ठोस में परिवर्तित हो गया। तो जल का जमना जो होता है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो जल का जमना, ठीक है। फिर जल का वाष्प में परिवर्तित होना, ये वाष्प में परिवर्तन होना, जल किस में बन जाए, वाष्प में बदल जाए, वाष्प किस में बदल जाए, जल में बदल जाए, है ना। बल्ब का जलना, बुझना, ये सब कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। समझ आई बात। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की संगठन, गुण, धर्म सभी परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ के गुण, धर्म, संगठन इन संगठन में परिवर्तन हो जाता है। और एक चीज़ और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और क्या होता है, नए पदार्थ। ये नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जब कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। और एक चीज़ और है कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। भौतिक परिवर्तन में जब कोई नया पदार्थ ही नहीं बनता है तो वो नए अपने जो पदार्थ है वो अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकते हैं। लेकिन रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन में वो अपक्रिया वो संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये बन गया तो फिर उसको फिर लाने में दिक्कत हो जाती है। जैसे अब इसका कोई उदाहरण देखिए, जैसे क्या है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग, अगर लोहे में जंग लग गई तो लोहा आपका खराब हो जाएगा, और सोचे कि पुनः लोहा सही से बन जाए तो संभव नहीं है। तो लोहे में जंग लगना। अगला है दूध का फटना। दूध का फटना या दूध का दही में परिवर्तित होना। दूध का दही में परिवर्तन, ये सब कैसे परिवर्तन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने दूध को गर्म किया, आपने दही मिलाया, वो आपने दही बना दिया उसको, और दही को कहें कि नहीं पुनः हम दूध में परिवर्तित कर दें तो संभव नहीं है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आई बात। तो परिवर्तन आपके कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपने मूल रूप में यानी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का कोई नया पदार्थ ही नहीं बनता और वो उसे प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपने जाना। तो आपने कहा अब परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कितने प्रकार के हुए, परिवर्तन आपके हो गए दो प्रकार के। ठीक है, अब देखिए अगला है रासायनिक अपक्रिया। अगला है आपका रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं तो देखिए रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के रासायनिक अपक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए दूध है, तो दूध को आपने गर्म किया, दूध को गर्म कर दो, दूध को आपने गर्म कर दिया, ठीक है, ये गर्म कर दिया। अब इसको गर्म करने के बाद में इसमें थोड़ा सा दही मिला दिया, तो क्या बन गया ये, जब इसको दूध में गर्म करके थोड़ा ठंडा करके जब इसमें दही मिलाया जाता है तो ये बन जाता है आपका मक्खन। क्या बन जाता है, मक्खन। यानी इसमें से मक्खन अलग कर ली जाती है, दही अलग हो जाती है, मक्खन बन जाता है। फिर मक्खन को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा हीट किया जाता है। तो जब हीट किया गया तो क्या बना, तब ये बन गया घी। तो देखिए यहाँ पर दूध था और दूध को आपने उसमें दही मिलाया, गर्म किया और बन गया आपका घी।
तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जब दो या दो से एक हो या दो हो अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अपक्रिया करें और रासायनिक अपक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे और देखिए अपनी भाषा में देखिए, जैसे नौशादर है, तो जब नौशादर को चूने के साथ से अपक्रिया कराते हैं, यानी नौशादर का सूत्र क्या है? देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जितने भी आपके रासायनिक सूत्र हैं, रसायन विज्ञान को पढ़ने से पहले जितने भी आपके रासायनिक सूत्र हैं उन सूत्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सूत्र नहीं जान पाओगे तब तक रसायन की भाषा समझ नहीं पाओगे। जैसे आप सपोज़ कीजिए कि आपका ये से और कितने अक्षर हैं? जेड अक्षर है। ए से जेड में आपके कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर। आ से ज्ञा तक कितने अक्षर हैं आपके? ये इतने ही तो हैं, लेकिन इन अक्षरों को इधर उधर करके आप कोई भी शब्द बना सकते हैं, शब्द से कोई वाक्य बना सकते हैं और वाक्य से कोई कहानी लिख सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? यही शब्द, यही है अक्षर। तो अगर आपको ABCD ही नहीं मालूम है तो किसी का नाम नहीं लिख सकते हो ना। तो ठीक इसी प्रकार से रसायन विज्ञान में अब तक कितने तत्व खोजे गए हैं? 118 तत्व और खोजे गए, लेकिन अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन ये इतने पब्लिश्ड हैं 118 तत्व। तो इन तत्वों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इनका नाम, स्थान, परमाणु क्रमांक, ये सब आपको पढ़ाना है, बताएंगे भी। तो सबसे पहले आपको प्रत्येक तत्व का नाम यानी प्रत्येक यौगिक का नाम आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो सब जान लीजिए अधूरा है, ठीक है। चलिए, क्या बताया गया कि जब अमोनियम क्लोराइड, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, और जब अमोनियम क्लोराइड को चूने, कली चूने के साथ में अपक्रिया कराया जाता है। कौन सा चूना है? ये आपका कली चूना। देखिए चूना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये अमोनियम क्लोराइड है, इसे कहते हैं नौशादर। और ये आपका कली चूना। जब आप इससे अपक्रिया करवाते हैं तो बनता है क्या? कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, तो दो आप यहाँ आगे लगा देंगे। ये कैल्शियम क्लोराइड बनता है और जल बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस अमोनिया। ये अब देखिए, आपका अमोनियम क्लोराइड था यानी नौशादर था। जब इसमें आपने मिलाया कैल्शियम ऑक्साइड तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना आपका? कैल्शियम क्लोराइड। इसको कहते हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड है। ये आपका जल है और ये आपका क्या है? अमोनिया है। यहाँ दो मॉलिक्यूल लगाए हैं, इसका मतलब आप यहाँ दो लगा दें, ठीक है। बैलेंस ही तो सही है, बस ठीक। अब देखिए ये कौन सी अपक्रिया हो रही है? अब ये हो रही है आपकी रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि आपने देखा कि जब नौशादर को चूने के साथ में रगड़ा जाता है, ऐसे हथेली पर रख करके रगड़ते हैं, नौशादर को जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूने पर अपक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनती है और अमोनिया निकलती है, ठीक है। ये क्या है? ये किसका उदाहरण है? ये है उदाहरण किसका? रासायनिक अपक्रिया का। तो रासायनिक अपक्रिया आप समझ गए कि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अपक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब पढ़ेंगे, रासायनिक जो ये अपक्रिया है इनको समीकरण में कैसे व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है, किस तरह से हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम रसायन विज्ञान में अगर है तो वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण बनाना। तो अब आगे पढ़ेंगे आप रासायनिक समीकरण बनाने की विधि, कि रासायनिक समीकरण किस तरह से बनाया जाता है,
रासायनिक समीकरण लिखने में क्या क्या नियम होते हैं, इन सभी को आप आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखने की विधि में, जहां आपको बताया जाएगा कि रिएक्शन बैलेंस कैसे किया जाता है, रिएक्शन में क्या उचित चीज़ें मिलाई जाती हैं, किस तरह से आप उसको बैलेंस करोगे। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।